क्या बीजेपी दलित, पिछड़े और आदिवासियों की पीठ पर चढ़कर सवर्णों की सत्ता लाना चाहती है? क्या बीजेपी आरएसएस एससी, एसटी, ओबीसी नेताओं का चेहरा आगे करके सामंती जातियों और मनवादियों के एजेंडे को लागू कर रही है? क्या भाजपा अंबेडकर साहब, सरदार पटेल को साध कर सावरकर, गोलवलकर, गोडसे की विचारधारा से बहुजन समाज को लैस करना चाहती है? क्या भाजपा फर्जी हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद का नारा आगे करके बहुजनों की नौकरियां, उसके हक हुकूक से बेदखल करना चाहती है? नमस्कार, वर्णिका हिंदी और लोकवार्ता न्यूज की साझा पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष सारंग। आज इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की हम इस एपिसोड में कोशिश करेंगे। हमारे साथ हाजिर हैं लोकवार्ता न्यूज के संपादक प्रभात कुमार जी। प्रभात जी, स्वागत है इस एपिसोड में। और सीधे प्रश्न, वही पहला प्रश्न है कि क्या बीजेपी दलित, पिछड़े और आदिवासियों की पीठ पर चढ़कर सवर्णों का राज लाना चाहती है? देखिए संतोष जी, इस देश में कोई हिंदुत्व, कोई सवर्णवाद या जो सनातन धर्म है वो कोई आज से नहीं है। इसके पहले भी था, बीजेपी के आने के पहले भी इस देश में हिंदू थे और हिंदुत्व भी था। ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व नहीं था। ये हिंदुत्व का जो राजनीतिकरण हुआ है उसके कारण देश में ये सारी परिस्थितियां पैदा हो रही है। उस कुर्सी के लिए यह हिंदुत्व है, कुर्सी के लिए, राजगद्दी के लिए, शासन के लिए यह हिंदुत्व है। राजेंद्र बाबू को भी उतना ही हिंदू से प्यार था जितना सरदार पटेल को था, जितना गांधी भी अंदर से कभी ऐसा नहीं है, कोई उनका वाक्य नहीं है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि हम हिंदू नहीं हैं। अंबेडकर साहब भी पहले हिंदू थे और सताए जाने के कारण जिस तरह से अंतिम दिनों में उनके साथ व्यवहार हुआ और वे चूंकि लंबे समय तक जिए, पटेल साहब और गांधी जी बहुत पहले चले गए, आजादी मिली और उनका प्रस्थान हो गया। लेकिन अंबेडकर साहब ने संविधान को भारत को सौंपने के बाद इस देश में उसको जमीन पर लागू हो, इसके लिए लंबा संघर्ष किया और अंतिम समय में वह जिस तरह से उस समय भी मनुवादी शक्तियों और हिंदुत्व के तथाकथित लोगों के कारण जो उन पर जिस तरह से महाराष्ट्र में प्रहार हुआ, उसके कारण वो बौद्ध हो गए, बौद्ध भिक्षु हो गए और आज भी परिस्थितियां लगभग वैसे ही है। लेकिन सत्ता और कुर्सी और मलाई के कारण कुछ नेता चुप्पी साधे हुए हैं। आज जब अंबेडकर को लेकर इतनी तीखी टिप्पणी हो रही है, अमित शाह यह कह रहा है कि अंबेडकर अंबेडकर जितना कहते हो उससे अगर भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। तो अंबेडकर साहब का नाम लेने के लेकर जो यह गुस्सा है, खीज है, नाराजगी है, इसको दलित समाज को समझना होगा। आपने सही कहा कि अंबेडकर और पटेल को आगे करके, उसकी पीठ पर सवारी करके जो ये शक्तियां हैं वो सत्ता में अपनी बुनियाद को बहुत मजबूत कर लेना चाहती है और इतना मजबूत कर लेना चाहती है कि जिसमें आने वाले समय में किसी पिछड़ा, दलित और आदिवासी को उसको सत्ता नसीब नहीं हो। नहीं, एक समय देश की राजनीति पर सवर्णों का कब्जा था, लेकिन मंडल आंदोलन के बाद धीरे धीरे सवर्णों की सत्ता खिसकती गई और पिछड़ों का राज एक तरह से सत्ता, संसाधनों पर भी और प्रशासन में भी आरक्षण का लाभ लेकर हो, या मंडल कमीशन के बाद जो बहुजन चेतना उभरी, उसके बाद एक तरह से कई राज्यों में पिछड़े, दलित पिछड़े मुख्यमंत्री बने
और उसके बाद फिर बीजेपी की राजनीति बदल गई। उसने देखा कि अब साधना पड़ेगा, दलित, पिछड़े और आदिवासियों की पीठ पर चढ़कर सत्ता हासिल करनी होगी और अंततः उसका ध्येय सवर्णों, सामंतों और मनुवादियों की सत्ता को, राज को लाना है। क्या है आपकी टिप्पणी, क्या है इस पर? कैसे ये देखिए सब राजनीति बदली और कैसे फिर बीजेपी ने अपने स्टैंड को चेंज किया है? देखिए, जिस समय मंडल आंदोलन अपने माने चरम पर पहुंचा और जनता दल का गठन हुआ, और यह वह समय है जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मात्र 1 साल के लिए इस देश के प्रधानमंत्री बने। कुछ अधिक समय हो सकता है, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 2 बड़ा काम किया। एक काम उन्होंने यह किया कि अंबेडकर साहब को भारत रत्न का सम्मान दिया। भारत रत्न का सम्मान इसके पहले किसी इस देश के कई लोगों को मिला, लेकिन बाबा साहेब को यह सम्मान नहीं मिला था। और दूसरा बड़ा काम बीपी सिंह ने जो किया वो यह था कि मंडलों को आरक्षण दिया, पिछड़ों को आरक्षण दिया, और इसने इस देश की पूरी राजनीति और इस देश की सत्ता की चाबी को बदल दिया। और मंडल की के आंदोलन को रोकने के लिए कमंडल लेकर निकल पड़ा एक धरा, और फिर पिछड़ों, दलित पिछड़े नेताओं को आगे किया गया। ये आप मस्जिद और सही कह मंदिर रहे का जो हैं। विवाद है उसमें पिछड़े नेताओं के चेहरे को आगे किया गया। कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, ऐसे कई नाम हैं। देखिए, जब और मंडल उन चेहरों को आगे करके अपने एजेंडे को लागू किया गया। फर्जी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे किया गया, छद्म राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे किया गया, और एक तरह से जो जिन अधिकारों के लिए, अपने अधिकारियों के लिए दलित पिछड़े समाज को लड़ना चाहिए, वह मंदिर के लिए लड़ने लगा, मस्जिद के लिए लड़ने लगा। जी, आपने सही कहा कि हमको याद है कि 1990 में जब पिछड़ों को आरक्षण मिला, उस समय एक मंडल यात्रा भी इस देश में निकला था, और उसी के कमंडल यात्रा। मंडल यात्रा पहले, जिसमें शरद यादव, लालू यादव अच्छा। और कई लोग थे उसमें शामिल। ठीक है, पूरे देश में वह यात्रा घूमी थी, बिहार में भी आया था, और उसी के काट में विश्वनाथ प्रताप की सरकार को भाजपा ने जो बाहर से समर्थन दे रखा था, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले वो समर्थन छीना। दूसरा काम यह हुआ कि लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जो आप कह रहे हैं कि जो यात्रा निकली, जिसे कमंडल यात्रा भी आप कह सकते हैं, तो वह यात्रा पूरे देश में, जिसका बिहार में ही उस यात्रा को लालू प्रसाद यादव ने रोका था, याद होगा संभवतः आपको। और जी। जो अयोध्या का कांड है, जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस की कहानी है, उसमें आपने सही कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने दलित और पिछड़ों की राजनीति को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जिस तरह से साधा, उसको जब भारतीय जनता पार्टी ने परख लिया, तब उसने बड़े हथियार के रूप में धर्म को आगे किया, और राम मंदिर का जो दबा हुआ मुद्दा था उसको लेकर वह मैदान में उतरी। क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर पिछड़ों और दलितों की गोलबंदी करनी थी, इसके लिए गोविंदाचार्य, उमा भारती जैसी, जो भी कल्याण सिंह जैसे जो नेता थे पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए थे, उसको भाजपा ने इसमें आगे लाया और अपनी यात्रा को एक जो शुरुआत की, उसी का आज चरम परिणाम हम लोगों के सामने है। लेकिन बाद में उमा भारती, कल्याण सिंह, अशोक सिंघल या इस तरह के जो नेता, गोविंदाचार्य जैसे नेता का विनय हश्र क्या कटियार हुआ? भी, विनय विनय कटियार कटियार, भी। उन हाँ, लोगों को किनारे लगा दिया गया। यानी एजेंडा लागू करने के समय बीजेपी तो दलित पिछड़े नेताओं के चेहरे को आगे करती है, उसके बाद किनारे लगा देती है। देखिए हम एक हम चीज आगे आपको की राजनीति को भी देख सकते हैं। रामनाथ कोविंद जी हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, इनके चेहरे को आगे किया गया है, लेकिन एजेंडा लागू हुआ किसका?
सवर्णों का। ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के लिए ओबीसी प्रधानमंत्री और दलित राष्ट्रपति के कार्यकाल में ईडब्ल्यूएस आसानी से लागू हो गया। यानी चेहरा आपका, यानी बहुजनों का, दलित पिछड़ों का, लेकिन एजेंडा उन मनुवादियों, सवर्णों और सामंती जातियों का ही चलेगा। यही तो हो रहा है देश में। आरएसएस ने जो सवर्णवादी नेताओं ने इस देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी को गुजरात से खोज कर लाया, और उसके पहले गुजरात में जिस समुदाय से नरेंद्र मोदी आते थे उनकी जाति को पिछड़ी जाति की सूची में जोड़ा गया, एक लंबी कहानी है। इस लंबी कहानी की जब आगे भी अगर चलिएगा तो दिल्ली की राजनीति में एक साहब सिंह वर्मा थे, उनको भी दरकिनार लगाया गया था, याद होगा पुराने लोगों को। और वो भाजपा में इतने बड़े चेहरा थे, और उन्होंने जिस तरह से दिल्ली में जो असली झंडा भाजपा का जो गाड़ा था वो साहब सिंह वर्मा ने गाड़ा था, और वहां से वह भी एक इतिहास का पन्ना है। तो मोदी जी को आगे लाया गया। मोदी जी को इसलिए लाया गया आगे, जिस तरह से नीतीश कुमार को बिहार में लाया गया लालू प्रसाद यादव के आगे में, कि चेहरा तुम्हारा और राज हमारा की कल्पना की गई। और इसमें यह तय हो गया कि जो सारा सत्ता की मलाई है वो मेरे हिस्से रहेगी, नीति मेरी चलेगी, राज मेरा चलेगा, लेकिन चेहरा तुम रहोगे। और यही राज अभी चल रहा है। और अब इस राज के लिए भी खतरा है, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, उनके लिए भी यह खतरा का समय है। क्या है कि अब आने वाले समय में देश की कुर्सी पर अगर कोई योगी और जोगी बैठ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है कि अगला एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का यही है, क्योंकि जो काम जिस तरह से दरकिनार साहब सिंह वर्मा को लगाया गया, जिस तरह से दरकिनार खुराना साहब को लगाया गया, जिस तरह से गोविंदाचार्य और उमा भारती को लगाया गया, तो कई राज्यों में भी आपने देखा होगा कि मैंने वो वहां झारखंड में भी थे रघुवर दास, तो पिछले दलित चेहराओं को खोज खोज कर चेहरा लाती है भाजपा, लेकिन असली एजेंडा उनका रहता है जो आरएसएस से है। और आरएसएस का जो मुख्यालय है नागपुर में है, और वहां ब्राह्मण की एक खास जाति का दबदबा है और राज है, और वही पूरे देश पर शासन करना चाहती है। यह तमन्ना एक लंबे समय से है, गोलवलकर के समय से है, हेडगेवार के समय से है। कई ऐसे नेता हैं जो वीर सावरकर की बात करते हैं, और कई तरह की बात है, आप बेहतर समझते हैं इस चीज को। लेकिन ये तो साफ हो गया है कि मंडल आंदोलन के बाद जिस तरह से दलित चेतना का उभार हुआ और पिछड़े लोगों में भी एक चेतना आई, और बीजेपी इन लोगों की कमजोरी को भांप लिया कि इनको नेता चाहिए। और जिस तरह से दलित पिछड़े समाज के लोग सिर्फ अपनी जाति के नेता को पसंद करते हैं, चाहे भले वो आरएसएस की गोद में जाकर बैठ जाए, भले वह समाज के लिए कुछ न करे, लेकिन उसे जाति का नेता पसंद है। इसी कमजोरी का लाभ बीजेपी ने उठाया है और जातियों को साधना शुरू किया। और उसमें केशव प्रसाद मौर्य का एक उदाहरण यूपी का हम देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को आगे ला करके प्रदेश अध्यक्ष बना करके, और कुशवाहा का वोट मौर्य लोगों का वोट तो लिया, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया एक राजपूत योगी आदित्यनाथ को। और आप झारखंड में भी देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, ये पूरी राजनीति जो है बीजेपी की, कि वोट लेने के लिए दलित पिछड़े नेताओं को आगे करो और अपना एजेंडा लागू करके फिर उसे किनारे लगा दो। इसके बावजूद यह समाज समझ नहीं रहा है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हम कह रहे थे कि बिहार में भी अगर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के संस्करण को देखें और उनकी राजनीति को देखें, और जो वर्तमान राजनीति है उसमें इन दोनों पर जो मोदी जी का दोनों हाथ है, उसके पीछे कौन सा कारण है आप समझ सकते हैं। नीतीश जी के ऊपर भी जिस तरह से उनको उनका चेहरा और
बीजेपी का जिस तरह से बिहार में चल रहा है, यह भी बात किसी से छिपी हुई नहीं। जी। अंतिम सवाल, इस एपिसोड को हम लंबा नहीं करेंगे। अंतिम सवाल ये कि मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, दलित समाज का एक जागरूक नागरिक है। उसने कहा कि सर, अमित शाह ने जो अंबेडकर साहब का अपमान किया, वो बहुत अच्छा किया है। मैंने पूछा कैसे अच्छा किया? तो उसने कम से कम एक रहोगे नेक रहोगे का जो नारा बीजेपी ने लगाया था, उसमें खुद खुद उसी ने पलीता लगाया है। और बहुजनों को जो भटकाव की स्थिति में था, दलित पिछड़े समाज के लोग जो है भटक रहे थे फर्जी हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, वो उनमें एकजुटता आई है। एक इस इशू के बाद इन लोगों में एकजुटता दिख रही है। एकजुट होकर के अम्बेडकर साहब के अपमान का बदला ले रहे हैं या लेंगे। देखिए, इसको आप आप जो कैसे देखते हैं? बात, हाँ नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं, देखिए ये जनता के स्तर पर, सामान्य नागरिक के स्तर पर तो मुझे सही दिखता है, लेकिन जो नेतृत्व वर्ग है, आप अगर अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनकी बात को देख लीजिए, चिराग पासवान की चुप्पी को देख लीजिए, जीतन राम मांझी की चुप्पी को देख लीजिए, या भाजपा में भी बहुत सारे दलित नेता हैं, ऐसे नहीं है इतने दलित का, माने ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे इस देश में है। उनकी चुप्पी को अगर देख लीजिए, जहां से भाजपा के प्रतिनिधि हैं, वो उनके लिए आने वाले समय में यह चुप्पी कितनी बड़ी खतरनाक होगी, और उनको जब जनता जागरूक होगी तो जिस तरह से जवाब देना होगा, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन एक्चुअल क्या है कि मीडिया जो है, जो वर्तमान मीडिया जो अखबार का है या और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिस पर सत्ता का कब्जा है, वह इन बातों को इस तरह से गोल मटोल कर देती है कि लोग गुमराह हो जाते हैं। और जिस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था है, हर आदमी अमीर होना चाहता है, हर आदमी एक अपने आप को किसी भी तरह से अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में लगा हुआ है। उसके कारण जो सामाजिक, राजनीतिक और जो आर्थिक मुद्दा है, उस पर वह विवेचना नहीं कर पाता है। हम चाहेंगे कि जो भी पिछड़ा और दलित के जमीनी नेता है, वह जनता को यह समझाने की कोशिश करे कि उनके भीतर किस तरह की राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक चेतना की जरूरत है। लेकिन प्रभात जी, इतना तो मैसेज गया ही है समाज में कि बीजेपी भले अंबेडकर साहब को लेकर जितनी अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन उसके दिल में अंबेडकर साहब को, संविधान को लेकर के नफरत का भाव है। और ये मैसेज पूरे देश में गया है कि अंबेडकर साहब का नाम तो ये बीजेपी लेती है वोट के लिए, लेकिन उसके दिल में नफरत है। और दूसरा कि चाहे वे भी दलित पिछड़े समाज के लोगों को भले आगे करें चेहरे को और वोट ले, लेकिन उनके अपने एजेंडे, आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रही है और दलित पिछड़े समाज के लोगों को नौकरियों से बेदखल कर रही है, उसके आरक्षण को खत्म कर रही है। एनएफएस के नाम पर हो, लैटरल एंट्री के नाम पर हो, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के नाम पर हो। इतना तो धीरे धीरे मैसेजिंग हो ही रहा है पूरे देश में। ये हम अंतिम बात ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार के गवर्नर महामहिम राजेंद्र आर्लेकर ने जो महात्मा गांधी पर आक्षेप किया है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि यह देश सत्याग्रह से नहीं, लोगों के हथियारबंद होने और माने उनके से हथियार के भय से जो है वो इस देश को आजादी मिली है। तो गांधी, अंबेडकर और इस देश को जिस करीने से पटेल ने सजाया था, उसको जिस तरह से यह विनष्ट करने की साजिश हो रही है, इसको जनता को समझना होगा। इसको जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर होकर सोचना होगा। यही अंतिम बात मैं कहना चाहता था। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस दौर से देश की राजनीति गुजर रही है, उसमें संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जिस तरह से अनर्गल बातें कर रहे हैं, चाहे अभी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिस तरह से उनके बयान आते रहे, और अभी संवैधानिक पद पर बैठे हुए बिहार के गवर्नर ने गांधी जी को लेकर जो कहा, वो एक तरह से गांधी जी का अपमान ही है और देश के इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश है
कि हथियार देख करके वो चले गए अंग्रेज। तो ये एक तरह से एक मैसेज समाज को देना चाहते हैं कि आप सरकारों से अगर नाराज हैं, तो आप सत्याग्रह करके, आंदोलन करके जो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन है, उससे सरकार को नहीं हटा सकते। आप जो तानाशाह या निरंकुश शासक है, उसे हटाना है तो फिर हथियार का डर दिखाकर के हटाया जाना चाहिए। ये हटाया जाएगा। बिहार के राज्यपाल महामहिम आर्लेकर साहब ने जिस तरह से कहा है, वो अपमानजनक है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए ये लोग जिनसे समाज को प्रेरणा मिलती है, ये आज देश को और समाज को गुमराह करने में लगे हैं। तो इस एपिसोड पर आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। आप अपना मंतव्य ज़रूर देंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा, शेयर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जिस मंच पर देख रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दीजिएगा। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।